वेरी बैड एक्सपीरियंस पोस्ट व्यूइंग योर वीडियो। एक बार भी तूने हर हर महादेव या जय सिया राम नहीं बोला। व्लॉग बनाने के लिए यही जगह मिली तुम्हें, वो पैसा पूरा वेस्ट होगा। जो लीगल अमाउंट होता है उतना ही आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत लकी लोगों को ही मिलता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए मैटर करता है ना, कि झूठ बोला है आपने, 2024 की यात्रा तो शुरू ही नहीं हुई है, आप कैसे गए हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया आ ही गया होगा कि इस व्लॉग में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। तो यस, पहले शुरू करते हैं हर हर महादेव से। मुझे इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है, बट आई कम टू इट लेटर। एंड रिसेंटली मैंने चार धाम की यात्रा पोस्ट करी थी, चार धाम सीरीज यात्रा, मतलब जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ सब कुछ मैंने पोस्ट किया है। एंड सब मतलब उस पर मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए, स्पेशली केदारनाथ वाले वीडियो पर। ऐसे तो मुझे व्लॉगिंग करते करते 1 ईयर हो गया, बट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जिसमें विद इन अ वीक मेरा 50,000 व्यूज़ क्रॉस हो गया। तो ऑफकोर्स आप लोग समझ सकते हो कि एक ब्लॉगर के लिए ये कितनी बड़ी बात है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना मुझे उस पर मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया। ऑफकोर्स पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड। वो भी मेरे लिए एक फीडबैक ही है। बट मैं आप लोगों को, सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो पे मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड इसकी वजह से मैं ये Q&A भी शूट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो क्वेश्चन मतलब मैं सबको रिप्लाई तो कर रही हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने 99.99% सबको रिप्लाई किया है। कोई एक आध दो कोई छूट गया होगा तो मैंने गलती से छूट गया होगा, मतलब इंटेंशनली मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सबको रिप्लाई किया। एंड मुझे लगता है ये Q&A वाला जो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों की जो थोड़ी बहुत भी क्वेरीज होगी वो भी सारा खत्म हो जाएगा। ये वाले Q&A सेशन से आप लोगों को केदारनाथ अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो उससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई विल ट्राई कि मेरे को जितने भी क्वेश्चन आए ना, मैंने वो क्वेश्चन से जो मेन क्वेश्चन है, मुझे लगता है जो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर मैंने कोलेट कर लिया है, वो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे कमेंट्स है, अगर आप लोग जाकर देखोगे तो बहुत सारे रिपीटेड एक जैसे क्वेरीज आए, एक जैसे कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक Q&A बना देती हूँ। एंड जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार मुझे पूछे गए तो मैं उसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँगी वैसे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने मतलब टॉप 11-12 क्वेश्चन पिक किया है, तो शुरू करते हैं। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन से जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा है वो है कि आप केदारनाथ कौन से महीने में गए हैं, क्योंकि केदारनाथ के जो कपाट है वो 10 मई को खुलने वाले हैं। येस आई अग्री, 10 मई को खुलने वाले हैं। एंड अभी तक तो हम लोग अप्रैल में ही है। तो आई विल टेल कि हम लोग केदारनाथ जून 23 को गए थे। एंड मैंने हर एक रिप्लाई पर भी यही बोला है कि हम लोग लास्ट ईयर जून 23 में गए थे। बट लास्ट ईयर जब मैंने केदारनाथ में गई थी तो मेरे सब्सक्राइबर कुछ 200-300 ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस साल मैं उस वीडियो को थोड़ा और अच्छे से एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, ताकि इस साल जिसको जाना है तो उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब 200-300 थे, अभी 12,500 प्लस है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ऑडियंस ज़्यादा है, तो अगर कोई प्लान कर रहा होगा तो उन लोगों को ये हेल्प हो जाएगी। तो यस, ये वीडियो लास्ट ईयर जून 2023 की है। बट मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। बहुत लोगों ने मुझे ऐसे भी बोला है कि झूठ बोला है आपने, 2024 की यात्रा तो शुरू ही नहीं हुई है, आप कैसे गए हो, झूठ बोल के आप वीडियोस का व्यू ले रहे हो ऐसे। बट मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। बट मैंने आपको बताया, जैसे पिछले साल सिर्फ 200 ही सब्सक्राइबर थे एंड इस बार 12-12,500 सब्सक्राइबर है। तो मेरे को सिर्फ इंटेंशन यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, तो थैंक यू जिन्होंने नेगेटिव बोला है उसके लिए भी एंड पॉजिटिव बोला है उसके लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही आया था। तो मैंने जून 23 में यात्रा किया था एंड अभी मई 10 को कपाट ओपन होंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए मैटर करता है। एंड ऑफकोर्स हम लोग किधर भी ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि कितना खर्चा लगेगा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि केदारनाथ यात्रा पर लगभग खर्चा कितना होगा। अभी मैं आती हूँ उस बात पर। जैसे मैं आप लोगों को मोटा मोटी ऐसे बताऊंगी, एकदम मतलब बेसिक यात्रा जो होते हैं, गौरीकुंड से जो यात्रा शुरू होती है, तो पर पर्सन अगर आप लोग खाते पीते जाओगे तो 500 से 1,000 रुपए है। एंड नीचे से आप जितना ऊपर जाओगे उतना कॉस्टिंग, पानी की बोतल बोलो या मैगी बोलो या पराठा बोलो, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। फिर वहाँ पे अगर आप टेंट स्टे वगैरह लेते हो तो टेंट स्टे आपको 900 से 1,500 रुपए तक में टेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको डिनर भी इंक्लूडेड होगा। जितना हाई वैल्यू टेंट लोगे तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ेगा। बेसिक टेंट लोगे तो 900 से वो टेंट का रेट शुरू होता है। अगर आप होटल स्टे लेने जाओगे तो होटल स्टे का भी पर पर्सन आप 3 से 4 हज़ार पकड़ के चल सकते हो।
जिसमें आपका डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा। जो हमने लिया था वो सारी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट ऐसे अगर आप मोटा मोटी देखोगे, एकदम बेसिक कंसीडर करते जाओगे, लेट सपोज आपने सिर्फ खाना और टेंट वैसे लिया तो आप 3-4 हज़ार में भी पहुंच जाओगे, खाली खाना और टेंट। लेकिन अगर होटल लोगे तो थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। इसके अलावा आप पूजा के लिए ऊपर जो क्या बोलते हैं, जो प्रसाद वगैरह लोगे, जो भी आप चढ़ावा लोगे, वो सब अलग है। मैंने आपको एकदम बेसिक यात्रा का खर्चा बताया। तो दिस इज एकदम बेसिक कॉस्ट। इसके अलावा आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो आप लोग ये वाले ब्लॉग पर मुझे फिर से कमेंट कर देना, मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप केदारनाथ के लिए निकल रहे हो, अभी बहुत जगह पे वैष्णो देवी वगैरह भी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं या किधर भी जाते हो दर्शन के लिए, पिलग्रिमेज वाले जो भी जगह है वहां पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो थर्ड क्वेश्चन इज कि केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ही लिंक है, वो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिंपल है, मतलब आप लॉग इन करोगे, आपके नाम एंड डिटेल्स आप लोगों को सब ऐड करना है। जो भी फिर वहाँ पे रिसीट वगैरह जनरेट होगी ना, उसकी आपको प्रिंट कैरी करना है। ऐसे तो रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन भी वहां जाकर कर सकते हो, बट मैं आपको ना बोलूंगी, क्योंकि वहां पे फिर इतनी लाइन लगाना, हर एक चेक पोस्ट पर आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन जो आपका रिसीट है वो दिखाना पड़ता है। एंड इसके अलावा मतलब इसके बिना आप वहां पर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आई विल से कि आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लीजिए एंड अपने साथ इसका प्रिंट आउट लेकर जाइए। आपके साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो सबका रजिस्ट्रेशन करना है एंड ये सबका आपको प्रिंट आउट लगेगा। एक एक कॉपी अगर आप अच्छे से संभाल सकते हो तो एक एक कॉपी, वरना 2 कॉपी। आप एक कॉपी साइड में रख कर जाइए ताकि एक कॉपी इधर उधर हो जाए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मतलब आगे मत जाना, मैं यही बोलूंगी, ऑनलाइन ही कर जाइएगा। वैसे तो अभी चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत लकी लोगों को ही मिलता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से करनी है। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ से करनी है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगी। बट टिप कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहली बार जल्दी से होती नहीं है, कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है उसका। अगर आप लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि लेट सपोज आपने बुकिंग कर ली, लेकिन उस दिन पर आप गए एंड वेदर कंडीशन खराब है, तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, प्लस आप लोगों को रिफंड पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन रिफंड तो चलो वो तो भी जाने देते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा डे रख कर नहीं गए और हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा, तो आप लोगों को चढ़ के जाना, उतर के आना, मतलब ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। प्लस अगर वापस हेलीकॉप्टर के लिए वेट करना है तो अगले दिन की भी कोई गारंटी नहीं है कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ भी हेलीकॉप्टर हमारे साथ जो लोग थे उन लोग ने हेलीकॉप्टर बुक किया था, लेकिन उन लोगों का हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं क्योंकि वेदर कंडीशन खराब था। अब इसमें हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। प्लस उस टाइम पर अगर आप लोग वो ऑन द स्पॉट हेलीपैड वगैरह है 2-3 जगह पर जाकर आप लोग खुद से करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर ब्लैक में लेते हो तो उसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होते हैं। एंड उस टाइम पर भी अगर नहीं उड़ा तो वो पैसा पूरा वेस्ट होगा। जो लीगल अमाउंट होता है उतना ही आप लोगों को मिलता है। तो आई विल से अगर ऑनलाइन में मिलता है करो, बट बहुत लकी लोगों को मिलता है, मैंने आप लोगों को बताया। तो हम लोग तो पैदल चल कर ही गए थे वैसे। तो अभी मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए, जैसे केदारनाथ की वीडियो कब की है, हम कब गए थे, वो मैंने आप लोगों को बताया। केदारनाथ पर लगभग कितना खर्चा लगता है, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, थर्ड क्वेश्चन। एंड हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग कहाँ से करनी है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। पूजा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। तो पूजा के लिए रजिस्ट्रेशन भी जो मैं यात्रा रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहीं से आप लोगों को पूजा के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पे एक पूजा का टैब है, तो आप लोगों को जो भी टाइप का पूजा, यानी अभिषेक बोलते हैं, जहाँ पर आप लोग भोलेनाथ जी के साथ रहोगे, केदार बाबा जी के साथ रहोगे, आपको अभिषेक करने मिलेगा, दूध वगैरह चढ़ाने के लिए मिलेगा। एंड इसका टाइमिंग होता है रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही। एंड इसका भी एक ये है कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग ये टाइम पर पहुंच जाओगे तो ही आप लोग करवाइए। ऊपर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं है। एंड बहुत लोगों ने मुझे वीडियो पर ये भी बोला था कि आपने बताया आपने पूजा कर ली थी, रजिस्ट्रेशन नहीं था। बिकॉज वी वर लकी, उस टाइम पर हम मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोग के साथ जो मतलब फैमिली ऊपर ऐसे यात्रा में करते वक्त हम लोगों को मिले थे, तो उनके फैमिली से 2 लोग ना लेट हो गए थे पहुंचने के लिए। तो मुझे और विकी को ऐसे चांस मिल गया कि हमने उनको पे कर दिया एंड हम लोग उसके साथ उनके साथ दर्शन में चले गए। तो इस ये वाला जो अभिषेक का टाइम होता है उसमें आप लोगों को 10-15 मिनट मिलता है, जहाँ पे उन लोग आपको पूजा का सारा सामान देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ अपने साथ लेकर जाना है, तो बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे आप लोग प्रसाद वगैरह बाय कर सकते हो। केदार बाबा को जो चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हो। मिनिमल कॉस्ट में आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्राइसिंग है पूजा के लिए वो 5100 रुपया होता है। मिनिमम 5 लोग चाहिए, 4 लोग होते तो भी 5100 रुपया तो देना पड़ता है उन लोगों को। मतलब उनका वो विंडो ही 5100 का है। तो आप लोग देखना कितने लोग ट्रैवल कर रहे हो, उसके हिसाब से आप लोगों को ये बुकिंग करना है। मिनिमम 5 लोग चाहिए एंड इसका कॉस्टिंग 5100 है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी,
इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और इंक्वायरी करना है तो मतलब और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन है, जहाँ पर मुझे पूछा है कि खच्चर का खर्चा कितना आता है, पालकी की कॉस्टिंग क्या है, पिट्ठू के कॉस्टिंग क्या है। तो खच्चर सबसे मिनिमल कॉस्ट होता है, बट वही ये घोड़े लोगों को बहुत तकलीफ होती है। एंड मेरे पास भी उस टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने अपनी मम्मी को भी घोड़े पर भेजा था। तो घोड़े का कॉस्टिंग अराउंड 3200 रुपया होता है वन साइड का। आप लोग 6-7 घंटे में घोड़े पर पहुंच सकते हो, बट घोड़े का जो स्टॉप होता है वो मंदिर से कुछ 2-2.5 किलोमीटर पहले ही होता है। तो 2-2.5 किलोमीटर तो आप लोगों को चलकर जाना ही है। घोड़े का कॉस्टिंग ये है। एंड बाकी पालकी एंड पिट्ठू का जो कॉस्टिंग है ना, दैट इज ऑन वजन, जितना वजन है उसके हिसाब से उन लोग थोड़ा कॉस्टिंग लेते हैं। फिर भी 8-9 हज़ार से शुरू होता है। अब पिट्ठू का अगर मैं अपने मम्मी का बताऊं, क्योंकि रिटर्न मम्मी घोड़े पर इतना परेशान हो गई थी, तो रिटर्न आते वक्त मम्मी के लिए हमने पिट्ठू किया था। एंड पिट्ठू का हमने 13,000 रुपया दिया था। एंड उसमें उसको खाना पीना नाश्ता कुछ अलग से आप अपने हिसाब से खिला सकते हो, बाकी ये उनका हमने कॉस्टिंग दिया था। अगर वजन कम है, बच्चे हैं, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हो, बाकी मेहनत बहुत है। आप अपनी खुशी से उनको जो देना चाहो वो दे सकते हो। तो ये था, मैंने आप लोगों को मतलब जो भी वहाँ के जो चार्जेस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, खच्चर, पालकी एंड पिट्ठू। इसके अलावा कुछ, हाँ, पालकी का भी वैसे ही है, जैसे 8,000 से शुरू होता है पालकी का भी खर्चा। एंड 13-14 हज़ार तक वो भी जाता है। पालकी का अभी मम्मी को तो हमने पिट्ठू लिया था, ऊपर से जाते हुए घोड़ा लिया था, तो वहां पे भी वजन के हिसाब से अगर कम वेट है तो उसके, लेकिन पालकी में ये होता है कि 4 जन होते हैं, तो उतना ज्यादा आप लोग बार्गेन करने का या ऐसे कम करवाने का स्कोप नहीं रख सकते। तो वो आप लोग जितना उन लोगों का लगता है उतना तो आप लोगों को मिनिमम देना ही पड़ेगा वैसे उनको। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन बोल सकती हूँ, एंड ये भी बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि केदारनाथ यात्रा आप लोगों ने कौन सी एजेंसी के थ्रू बुक की थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं। एंड बहुत लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि खुद से सब प्लान करो एंड ऑल। तो हम लोगों ने जो ये पूरी 4 धाम की यात्रा बुक की थी वो एक्सोटिक माइल्स के थ्रू बुक की थी। उनकी सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगी, नाम और नंबर में डाल दूंगी। आप लोग चाहो तो जहां पर मैंने स्टे किया था वो सारी डिटेल्स भी, मतलब मैंने जो होटल में स्टे किया था एंड प्लस उनका जो नंबर है, वहां पे भी आप लोग डायरेक्ट कॉल कर कर बात कर सकते हो। टेंट अगर आप लोगों को बुक करना है तो वो टेंट का भी लिंक मैं आप लोगों को डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से टेंट बुक करना है तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आप लोगों को बताया, एक्सोटिक माइल दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी। मेरा नाम दो मत दो, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ने वाले। मैंने बताया आपको ये पेड प्रमोशन नहीं है, तो आप लोग उन लोगों के साथ कॉल कर कर वो आपका एंड टू एंड ट्रेंड, ये पूरा जो प्लान है, यात्रा है, वो आपका बुक कर देंगे। प्लस दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, दे आर वेरी हेल्पफुल। आप लोगों को जहाँ से भी चाहिए, हम लोग ने दिल्ली से यात्रा शुरू करी थी, तो आप लोग जहाँ से करना चाहो आप लोग कर सकते हो। एंड कुछ आप लोगों का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप लोग उन लोगों से कॉल कर कर बात कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आप लोगों को मुझसे पूछना है तो आप लोग पूछ लेना। प्लस मैंने जहाँ स्टे किया था वो तो मैं डिटेल्स डाल दूंगी, अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एंड टू एंड खुद से करना है तो जो मैंने लास्ट ईयर 4 धाम किया था उसका प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने दिल्ली से शुरू किया था, हरिद्वार में कौन से होटल में स्टे किया, फिर हम लोग जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, सब जगह पे हम स्टे करते करते केदारनाथ एंड बद्रीनाथ गए थे। वहां पे भी मैं प्लेलिस्ट में, मतलब आपको होटल हमारा कैसे था वो सब तो देखने मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं वो वहाँ के होटल्स के भी नंबर एंड नेम डाल दूंगी, तो आप लोग अगर खुद से प्लान करना चाहो तो भी कर सकते हो। एंड कुछ और क्वेश्चंस होगा तो आप मेरे ये Q&A वाले व्लॉग पर कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक ये व्लॉग देखा है ना तो प्लीज हर हर महादेव जरूर बोल देना, मुझे लिख देना कमेंट के अंदर। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट। अभी ऐसे बोलूंगी तो बेस्ट टाइम टू विजिट एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो केदारनाथ बाबा के जो कपाट है वो लिमिटेड टाइम के लिए खुलते हैं। अभी 10th मई को ओपन होगा एंड उसके बाद शायद 15 से 20 नवंबर तक वो बंद हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे। अभी उसका डेट कंफर्मेशन नहीं है, ओपनिंग डेट पता है। तो सिर्फ इतना मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी मई जून इज अ गुड टाइम मेरे हिसाब से। ऐसे तो आप वहां पर कभी भी जाओ आपको फुल ठंडी मिलेगी, लेकिन और बारिश भी मिलेगी। वहां पे वेदर का कोई ठिकाना नहीं है, आप लोग कभी रेनकोट पहन रहे हो, कभी रेनकोट निकाल रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, वहां पर ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन मई जून के बाद, मतलब जुलाई अगस्त में क्या होता है कि पूरे इंडिया में ही बारिश चलने लगती है, तो वहां पर और ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा ठंडी होगी। तो मुझे लगता है मई जून ठीक है कि आपको थोड़ा थोड़ा बारिश मिलेगा। और हम लोग जब गए थे जून में तो हम लोगों को इतना ज्यादा स्नो नहीं मिला था, एकदम ऊपर गए थे ना तब जाके स्नो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। अब जैसे आप लेट जाओगे, समझो सितंबर अक्टूबर में जा रहे हो, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा ठंडी शुरू हो जाता है, तो वहां ऊपर जाओगे तो और भी ज्यादा ठंडी एंड स्नो, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो बेस्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं, बट मैं प्रेफर करूंगी मई एंड जून। अगर आप लोग इस टाइम में जाना चाहो तो बेस्ट है। बाकी तो बाबा के दर्शन आप लोगों को नवंबर तक मिलेगा। बहुत लोग नवंबर में भी जाते हैं, एकदम ऊपर का जो रास्ता है, या फिर मतलब अलग एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि कौन सी डेट पर जाना है आप लोगों को।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ जाते वक्त हमें क्या क्या चीजें कैरी करनी है, एंड उसके साथ मेरे को एक और क्वेश्चन है कि केदारनाथ आने के पहले कुछ प्रिपरेशन करनी है क्या, कुछ ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है। आने के पहले कुछ तैयारी करनी है क्या, कुछ प्रिपरेशन करनी है क्या। तो पहले तो चीजें क्या क्या कैरी करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी कि आपने कौन से शूज, कौन से ब्रांड के शूज लिए हैं, तो मैंने स्केचर्स के शूज लिए थे। एंड उसकी भी अगर लिंक पॉसिबल होगा तो मैं डाल दूंगी। माई शूज वेरी वेरी कंफर्टेबल, मतलब मैं ऊपर तक गई थी तो मेरे सॉक्स वगैरह गीले नहीं हुए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बारिश वगैरह हुई थी बट इतना गीला नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा वाटर रेपेलेंट था कि पानी इतना अंदर नहीं जा रहा था, तो मेरे सॉक्स वगैरह, आई मीन शूज वगैरह गीले नहीं होते, तो मेरे को कंफर्टेबल था। ऊपर जाने के लिए आपको अच्छे शूज चाहिए, क्योंकि गीले हो जाएंगे या फिर शूज अच्छे नहीं होंगे तो ऊपर जाने में, लेकिन फिर वापस से नो ऑफेंस, हाँ हाँ, ग्रिप चाहिए। लेकिन मतलब ये सारी चीजें हम लोगों को चाहिए, लेकिन आप वहां जाओगे ना, आप देखोगे कि जो एज वाले लोग होते हैं, जो गांव से आते हैं, जो काफी हेल्दी होते हैं, वो स्लीपर में भी जा रहे थे। तो वापस नो ऑफेंस, अपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से मैं तो अपने लिए अच्छे से शूज लेकर गई थी। हम तीनों ने अच्छे शूज लिए थे, मैं, विकी एंड मेरी सिस्टर ने। तो आप लोग शूज लेना है अच्छा, जिसमें अच्छा ग्रिप हो। जैकेट लेना है जिसमें आप लोगों को ठंडी नहीं लगे। क्या बोलते हैं फिर, लेयर्स आप लोग अंदर पहन सकते हो। अगर आप लोग जैकेट थोड़ा सा कम क्या बोलते हैं, कम कोल्ड रेसिस्टेंट है, तो आप लोग लेयर कैरी करिए। थर्मावेयर वगैरह होता है, वो आप लोग कैरी कर सकते हो। ऊपर जाते वक्त जितना हो सकता है ना, लाइट वेट रखिए अपने बैग का, क्योंकि ऊपर जाओगे ना, आपको अपना ही सामान एकदम भारी लगेगा, मतलब एक हल्का सा टी शर्ट भी भारी लगेगा। तो जितना मिनिमम चीजें चाहिए ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शूज तो आप पहन लोगे, जैकेट, रेनकोट लेना है आप लोगों को, ट्रांसपेरेंट रेनकोट ले सकते हो, या मतलब एकदम हल्का वाला आपके घर पे होगा तो भी लेकर जा सकते हो, बट हैवी वेट नहीं, क्योंकि ऊपर कब बारिश होती है, कब धूप निकलती है, कब ठंडी होती है, कुछ पता नहीं चलता। तो आपको ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। कभी आप रेनकोट निकालोगे, कभी आप जैकेट निकालोगे, तो ये सब चलते रहेगा। एंड इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स अपने साथ कैरी कर सकते हो। हेल्दी स्नैक्स इफ यू वांट यू कैन कैरी। मैंने देखा था जो गांव से औरत वगैरह आई थी, वो ऐसे बड़े बड़े लड्डू, जो घर के बने हुए लड्डू वगैरह होते हैं ना, हेल्दी चीज जो भी आप लोगों के हिसाब से हेल्दी होता है, वो आप लोग ले सकते हो। प्लस मेरे को पिट्ठू वाले अंकल ने बताया था कि आप लोग ये आते वक्त, ऊपर चढ़ते वक्त मैगी वगैरह खाते हो, इसकी वजह से आप लोगों का स्टेमिना उतना अच्छा नहीं होता, आप लोग इतना थक जाते हो। तो मेरा सजेशन है, आप लोग भी ट्राई कर कर देख सकते हो। ये जो मुझे टिप्स मिला वो नीचे आते वक्त मिला था, ऊपर जाते वक्त मिला होता तो मैं भी यूज करती। तो ऊपर जाते वक्त आप लोग पराठा, सब्जी, दाल चावल, जो हेल्दी खाना होता है वो खाना खाते हुए जाइए, इंस्टेड ऑफ मैगी। हाँ, मन करे तो खा लीजिए, बट खाना खाइए ताकि मे भी आप लोगों को स्टेमिना हो। कुछ ड्रिंक्स, वाटर, मतलब एनर्जी ड्रिंक की आप लोग ऊपर चलते रहो, एंड आप लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कपूर, क्योंकि जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे ना, तो आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। पहले मैं बहुत लाइटली ले रही थी, बट फिर भी मैंने सेफर साइड के लिए कपूर रखा था। एंड कपूर आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, कपूर पहले तो बॉटल में ले लो, एंड जब आप केदारनाथ के लिए निकलोगे घर से, मतलब होटल वगैरह से, जब आपका केदारनाथ यात्रा शुरू होगा, तो कपूर को एक कपड़े में बांध लीजिए, एंड कपड़ा ऐसा रखिए बड़ा कि आप लोग ये अपने कलाई में बांध कर जा सको, ताकि आपको बार बार जेब से ना निकालना पड़े। जैसे आपको प्रॉब्लम हो, आप ऐसे सूंघ सकते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। आप लोगों को नीचे आने में भी आपको हेल्प करेगा, एंड ऊपर भी, मतलब मेरी मम्मी को, मुझे, सबको ही प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने की, एंड जो कपूर वाली चीज है ना, ये बहुत हेल्पफुल हुई। तो कपूर आप लोग लेके जा सकते हो। इसके अलावा विक्स वगैरह आप लोगों को कैरी करना है, जो आपकी स्पेसिफिक मेडिसिन है वो कैरी करना है। एंड बहुत लोगों ने मुझे ऐसे भी कमेंट किया कि मेरी मम्मी को डायबिटीज है, मेरे पापा को ब्लड प्रेशर है। यार मुझे उस पर उतना कमेंट ऐसे नहीं देना, मतलब मैं यही बोलूंगी, अगर आप लोग फिट हो तो आप लोग जाइए, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर जाइए, जो आपकी स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन है। अब बीपी है, ऊपर चलते चलते अभी मेरी मम्मी को भी बीपी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो उनकी मेडिसिन वगैरह हम लेके गए थे। लेकिन आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाइए, मैं उसके ऊपर आप लोगों को कुछ नहीं दूंगी। प्लस ऐसे भी लिखा है मुझे बहुत लोगों ने कि एक्सरसाइज वगैरह शुरू करना है क्या, ट्रैकिंग करना है क्या। तो एक्सरसाइज वगैरह तो हमेशा ही करना चाहिए, मैं बोलूंगी आप लोग फिट रहिए। बट जो नॉर्मल वॉकिंग है ना, वो आप लोगों को उधर काम नहीं आएगा, क्योंकि जो आप केदारनाथ जाते हो ना, तो आपको पूरा रास्ता ऐसे खड़ी चढ़ाई ऐसे बोल सकते हैं। तो वो आप लोगों को स्टेमिना बिल्ड करना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप 2-3 ट्रैकिंग करते हुए जाइए, तो और भी अच्छा हो जाएगा। एंड ऐसे तो बहुत लोग है कि जो केदारनाथ से नीचे आने के बाद तुंगनाथ की भी यात्रा करते हैं, वो अपने अपने फिटनेस के ऊपर है। तो एज सच कुछ नहीं है कि प्रिपरेशन करना है, बस अपना माइंड को प्रिपेयर रखना है। जैसे मुझे 14 घंटे लगे थे, मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 12 घंटे में ऊपर और नीचे भी कर लिया है। तो आई रियली अप्रिशिएट देम, एंड मतलब सबका फिटनेस अलग अलग होता है।
तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी या फिर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को जितना समझ में आया मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको केदारनाथ चढ़ने के लिए कितने घंटे लगे, ऊपर जाने के लिए कितने घंटे लगे? तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 14 आवर्स लगे थे ऊपर चढ़ने के लिए, एंड नीचे उतरने के लिए भी 7 से 8 घंटे लगे थे। बट आप मेरे बोलने से मत जाइए, क्योंकि क्या होता है हर एक जन का हेल्थ अलग अलग होता है, फिटनेस अलग अलग होती है। मुझे 14 आवर्स इसीलिए लगे क्योंकि मेरे को नी में प्रॉब्लम है। एक टाइम के बाद मैंने गिव अप कर दिया था क्योंकि मेरे पैर मुड़ ही नहीं रहे थे, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे घुटनों का प्रॉब्लम है। ये सबका प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ मेरी बहन भी थी, विकी भी था, उन लोगों को कोई दर्द नहीं हुआ, उन लोग आराम से चल रहे थे। लेकिन मेरे साथ चल रहे थे, इसके लिए उन लोग भी धीरे धीरे गए, ऑफकोर्स मुझे छोड़कर कहाँ जाते, तो लोग मेरे साथ चले। लेकिन मैं वहां पर जितने भी लोगों को मिली थी तो मैंने मिनिमम 9-10 आवर्स तो सुना ही है। और मुझे कमेंट में ऐसे भी आया कि 12 घंटे में उन लोगों ने ऊपर और नीचे दोनों कंप्लीट कर लिया है। तो हैट्स ऑफ टू देम। तो सबका हेल्थ और फिटनेस अलग अलग होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कितने घंटे में चढ़ सकते हो। अगर आपको नी का प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो मे बी आप लोग 9-10 घंटे में पहुंच सकते हो, या फिर उससे भी कम टाइम में पहुंच सकते हो। तो मुझे कितना घंटा लगा आप उससे डिमोटिवेट मत होइए। ये मेरा प्रॉब्लम था, तो मुझे 14 घंटे लग गए ऊपर जाने में, एंड नीचे आने में भी 7-8 घंटा। क्या होता है ना, जब आप ऊपर जाते हो ना, मतलब ऐसे लगता है कि अभी बस खत्म होने वाला है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है खत्म होने वाला है, कोई आपको बोल देगा कि अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो आधा रास्ता बचा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने शाम को मतलब सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मैं कर रही थी। मैंने सोचा अब 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, मंदिर आ जाएगा। बट 5:30 बजे मुझे एक अंकल ने बोला कि बेटा अभी तो पहुंचते पहुंचते आपको 11-12 बज जाएंगे। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ, अब मैं ना नीचे जा सकती हूँ ना मैं ऊपर जा सकती हूँ। तो मुझे एकदम मैं मतलब लिटरली रो ही गई थी एक टाइम के लिए। बट फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि मेन तो आपने जो रास्ता था वो क्रॉस कर लिया, अभी ऊपर का रास्ता इतना नहीं है। एंड हाँ, जैसे आप थोड़ा और ऊपर जाओगे ना तो प्लेन प्लेन रास्ता आता है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है, अच्छा वाला रास्ता आ जाता है। तो मेरा वाला आप छोड़ सकते हो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। वैसे केदारनाथ वीडियो से मुझे काफी मोटिवेशन मिला था, तो मैंने ये कुछ न्यू ट्राई किया, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट टाइम ऐसे शूट किया। अगर आप कविक्स वर्ल्ड पर पहली बार आए हो तो मतलब ये मेरा पहला ही Q&A है। तो अगर आप लोगों का कुछ फीडबैक होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हो। इसके अलावा कुछ और मतलब आप लोग चाहते हो मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करूं, कुछ आप मेरे को गाइड कर सकते हो, कुछ फीडबैक होगा, जो भी फीडबैक होगा पॉजिटिव नेगेटिव आई एम रेडी टू टेक। बट ये जो मैंने फर्स्ट टाइम Q&A शूट किया है, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा। इसके ऊपर भी कुछ फीडबैक होगा तो जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम कुछ Q&A शूट करूंगी, उसके लिए आप लोगों को कुछ मुझे रेफरेंस देना है, कुछ भी फीडबैक देना है, कुछ एडवाइस देना है कि दीदी ऐसे शूट करना या फिर वैसे करना, तो आप लोग मेरे को जरूर बताना। आई विल बी हैप्पी। एंड अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप लोग मतलब वो जो फीडबैक्स है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का जरूर कोशिश करूंगी। तो मेरे हिसाब से मैंने मोस्टली बहुत जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, जो मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को हेल्प होगी उससे, तो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। बट फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि और आप लोगों को क्वेश्चंस है या फिर आप लोगों को और क्वेरीज है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। कुछ भी क्वेरी, छोटी सी छोटी क्वेरी भी है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो हर हर महादेव लिखे बिना आप लोग मत जाना। एंड अभी मैंने ये मतलब जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए, पॉजिटिव फीडबैक थे वो तो आप लोगों को मतलब आप मेरे वीडियो पर जाओगे तो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। बट आई हैव सम नेगेटिव कमेंट्स ऑल्सो जो मैं रीड करना चाहूंगी। नेगेटिव कमेंट्स ऐसे कोई अपने आप को डिफेंड करना या किसी के लिए ऑफेंस ऐसे नहीं है, मतलब नो ऑफेंस, सब लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया। बट मुझे थोड़ी सी चीजें क्लियर करनी थी तो मैंने सोचा चलो यही वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। तो ये मैं ऐसे मतलब विदाउट एनी फिल्टरिंग मैं कुछ कमेंट्स रीड करूंगी एंड ओवरऑल मतलब मेरा क्या फीडबैक है इसके ऊपर मैं वो बताऊंगी। तो फर्स्ट कमेंट है कि आपने एक भी अच्छी बात नहीं बोली है, जाने वाले की हिम्मत तोड़ रहे हो आप। ये फर्स्ट कमेंट है। मतलब ऐसे मेरे पास बहुत सारे आए हैं, बट मैं कुछ कुछ रीड आउट कर रही हूँ एंड ओवरऑल मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर सेकंड है, व्लॉग बनाने के लिए यही जगह मिली तुम्हें, एक बार भी तूने हर हर महादेव या जय सिया राम नहीं बोला, सिर्फ अपनी इंग्लिश झाड़ने में लगी है। इस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली आंसर देती हूँ कि मैं अपने हर वीडियो में मतलब जो भी मैंने ये 4 धाम की सीरीज की है, मैंने हर जगह पर बोला है हर हर महादेव बोलिए, यमुना मैया की जय बोलिए, बद्रीनाथ भगवान की जय बोलिए, विष्णु भगवान की जय बोलिए। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ स्पेसिफिकली ये मतलब मुझे नो ऑफेंस, बट मैंने हर वीडियो में हर हर महादेव, जहां जहां मुझे मौका मिला है मैंने हर हर महादेव से शुरू किया। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी फ्रेश थी मैं, हर हर महादेव से ही मैंने शुरू किया था। तो चलिए अब मेरे नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं।
ये कमेंट थोड़ा सा बड़ा है। दीदी पहले तो जय भोले, ठीक है। दीदी आपने पूरी कम्युनिटी को अपना रोना गाना सुनाकर पूरा डीमोरलाइज कर दिया है। आपने केवल अपनी गथा गाई है। हैरान हूं कि आपने रोते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाई। आप इसको ट्रैक कहती हो, ये सनातन सनातन धर्म शिला है। लोगों की शक्ति, लोगों की भक्ति है बाबा में। आपने रोना गाना करके यदि आपने यात्रा के बारे में कुछ अच्छा बताया होता तो अच्छा होता। वेरी बैड एक्सपीरियंस पोस्ट व्यूइंग योर वीडियो। आपके अंदर भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। एंड अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखती हूँ। मतलब ओवरऑल मुझे क्रिटिसाइज किया कि मेरे में भक्ति नहीं है, मैंने कुछ अच्छा नहीं बताया, मैंने लोगों को डीमोरलाइज किया है वैसे। फिर उसके बाद है ये कमेंट मुझे पढ़ के रीड ही आ गई थी। अरे दीदी आप सिर्फ केदारनाथ ट्रैक में हिल गई हो करके। एक्चुअली में मैं हिल गई थी, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आप लोगों को डीमोरलाइज करूँ। फिर नेक्स्ट कमेंट है, योर वाइब्स आर हाईली नेगेटिव, प्लीज ट्राई टू स्प्रेड लिटिल ऑफ पॉजिटिविटी अदर देन ऑड्स। पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाओगे मैडम, तब यात्रा फुलफिल होगी। तो ये कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे, बट कोई ऑफेंस नहीं है, जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रही हूँ कि पहली बात तो मैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही गई थी, मैं अपनी फैमिली को लेके गई थी, मेरी मम्मी को लेकर गई थी एंड पॉजिटिव थॉट के साथ गई थी। इसके लिए 14 घंटे सही, लेकिन मैं ऊपर तो पहुंच गई, रोते रोते गई, लेकिन पॉजिटिव थी, भगवान की तरफ श्रद्धा थी मेरे अंदर, इसके लिए मैं ऊपर पहुंच गई। मेरे दर्शन भी अच्छे से हो गए। मैंने आप लोगों को बताया कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट फिर भी हमारे दर्शन हो गए। मतलब श्रद्धा थी, इसके लिए भगवान ने मुझे बुलाया। एंड बिना बुलावा तो हम लोग केदारनाथ केदारनाथ बाबा या कोई भी मंदिर आप बिना बुलावा नहीं जा सकते, और मेरे में श्रद्धा थी, इसके लिए मैं गई। एंड प्लस ये रोना गाना बोलो या फिर मैंने रास्ते के बारे में, अब जैसे मेरे को 14 घंटे लगे, जो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड मैं हर एक जगह के बारे में अगर बताऊंगी तो 14 घंटे, मतलब ये मेरा वीडियो कुछ 28 मिनट्स का बना है। अगर मैं एक एक जगह के बारे में, एक एक चीज के बारे में बताऊंगी तो पता नहीं वीडियो बहुत लंबा बनेगा। एंड अच्छी बातें तो आप लोगों को देखने मिलेगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं कोई कुछ चीजें देखकर नहीं गई थी, तो मेरा माइंड बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। तो मैं बस ये चाह रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। बहुत लोग बस ऐसे ही मतलब निकल जाते हैं देखना, मतलब केदारनाथ जाना, क्योंकि अभी काफी जगह पर ट्रेंड चल रहा है केदारनाथ केदारनाथ, तो नहीं ठीक है जाइए, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप लोगों का माइंड वैसे सेट होगा कि हाँ दीदी को इतना तकलीफ हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी तकलीफ हो, या फिर हो सकता है आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि आपको भी 14 घंटे शायद लग सकते हैं। तो मैंने वो हिसाब से मतलब सारी चीजें बताने की कोशिश की। हर एक जगह पर मैंने हर हर महादेव बोला ही है। प्लस श्रद्धा की बात करेंगे तो मतलब बिना श्रद्धा के यार कोई मंदिर नहीं जाता, मतलब वो ब्लॉगर हो या कोई भी हो, ब्लॉगर के अंदर भी श्रद्धा होती है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ शूट करने की थी। मुझे ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि जैसे यहाँ पर भी मैंने एक जगह पर देखा कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको यही जगह मिली क्या, ऐसे। तो ऐसे तो कुछ नहीं यार, कंटेंट क्रिएटर के लिए वो जहाँ पे भी जाता है तो वो ऐसे सोचता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर सकता है अपने ऑडियंस के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, आप लोगों के साथ शेयर करता है। तो मैंने भी वही कोशिश की, बट किसी को फिर भी बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था लोगों को मैं डीमोरलाइज करूँ। इट्स जस्ट कि लोगों का माइंड प्रिपेयर होए, लोगों को पता चले कि उन लोगों को क्या क्या चीजों से मतलब क्या क्या चीजों के लिए तैयार रहना, इतने घंटे लग सकते हैं या फिर नहीं भी लग सकते। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर करी है। ये नेगेटिव फीडबैक भी मेरे लिए फीडबैक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं नेक्स्ट टाइम वापस केदारनाथ जाऊंगी तो जो लोगों ने मुझे बोला आई विल ट्राई कि मैं वो मतलब जो उन्होंने फीडबैक दिया मैं वो भी कोशिश करूँ कवर करने के लिए। जैसे लोगों ने मुझे बोला रास्ते के बारे में नहीं बताया, सुंदरता के बारे में नहीं बताया, तो मैं थोड़ा सा और उसके ऊपर काम करूंगी। जस्ट मेरे तरफ से इतना ही। मैंने ओवरऑल सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की, बट फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हमने कहाँ पे स्टे किया, वो होटल का नंबर, प्लस जो मेरे पिछले साल की 4 धाम की यात्रा है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, हमने कहाँ से बुकिंग किया, पूरा जो 4 धाम है एक्सोटिक माइल्स, उनके भी नंबर्स एंड डिटेल्स मैं आप लोगों को डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को अगर खुद से प्लान भी करना है तो आप लोग आराम से प्लान कर सकते हो। एंड आई होप कि ये जो मेरा वीडियो है Q&A, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा। अगर आप लोग केदारनाथ के लिए प्लान कर रहे हो तो आई एम 99% श्योर कि बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, जो भी माइंड में शंका होगी वो सारा दूर हो जाएगा। एंड दे विल बी फ्री, लाइक कि हाँ चलो अब तो हम केदारनाथ खुद से जा ही सकते हैं सब कुछ।
खुद से प्लान कर सकते हैं। फिर भी कुछ बाकी होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अब बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने वीडियो देखा है तो हर हर महादेव लिखे बिना मत जाना। अगर आपने मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स पर आप लोग ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। आधार कार्ड और जो